बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के कालखंड के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी इस दौर में किस प्रकार भारतीय समाज का निर्माण हुआ। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये पीरियड जो रहा है वह महाजनपद काल का पीरियड रहा है। और ऐसा है कि लोहे के आविष्कार ने सामाजिक क्षेत्र में एक नई क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। मैं यहाँ सामाजिक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि इससे पहले लोहे ने किस पर क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था? तो आर्थिक क्षेत्र में लाया था। कैसे? कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार का होना, अर्थात जंगलों को काट काट कर कृषि का क्षेत्र बढ़ाया गया। ठीक है, जब कृषि का क्षेत्र बढ़ाया गया तो किसान का जो खेती का भूखंड था वह बढ़ने लगा और वे आवश्यकता से अधिक मात्रा में अन्न का उत्पादन करने लगे। आवश्यकता से अधिक मात्रा में अन्न का उत्पादन होने के परिणाम स्वरूप व्यापार और व्यवसाय का आगमन हुआ। यानी बाजार उभरे, बड़े बड़े नगर उभरे और इन नगरों में संघ का आगमन हुआ और यहीं से समाज का एक नया परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। तो जीवन शैली में परिवर्तन किस प्रकार होता है? तो आपको पता होगा कि इससे पहले 4 वर्ण, कितने वर्ण? 4 वर्ण हमारे समाज में प्रचलित हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था पहले से ही चला आ रहा है। ऋग्वेद काल में महज चर्चा भर था। 10वें सूक्त पुरुष सूक्त में इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन चारों वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल की हावी कर दिया गया और इसको जन्म तथा वंश से जोड़ दिया गया। पहले इसका आधार जो था वर्ण व्यवस्था का वह कर्म था और आगे चल करके जन्म से जोड़ दिया गया और वंश से जोड़ दिया गया। तो हुआ यूं कि इस महाजनपद काल में आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन ने, यानी राजा एक तरफ राजतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था थी तो दूसरी तरफ गणतंत्रात्मक थी, लेकिन राजतंत्रात्मक राज्य ने गणतंत्रात्मक वाले को समेट लिया और आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर वह मजबूत बन गया। परिणाम स्वरूप वह अपने राज्य का विस्तार जारी रखा। तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो समाज पर एक नया विषमताएं पैदा होने लगी और इसी संपत्ति के असमान वितरण ने क्या किया? समाज में एक श्रमुक समूह का वर्ग अलग हो गया और एक अधिकारी वर्ग, एक सामंत वर्ग, एक राजा के अधिकारी और उनके प्रशासनिक अधिकारी, ये सारे वर्ग बिल्कुल ही अलग हो गए। संभ्रांत परिवार के लोग अलग हो गए। जो उच्च कोटि वर्ग के लोग थे वे बिल्कुल ही अलग रहने लगे और किसानों की स्थिति अलग होने लगी, श्रमिकों की स्थिति अलग होने लगी, भूमिहीन मजदूरों की स्थिति अलग होने लगी। ये कहलाता है संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। यही वो बातें हैं। लेकिन इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए क्या करता है? प्रायः साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि इन साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करने से पहले इतिहासकार अभिलेखों में जो अभिलेख इस काल में प्राप्त हुए हैं उनसे समानता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी समानताएं मिल जाती हैं, लेकिन समस्याएं इस बात की आती हैं कि जो अभिलेख इस काल में जारी किए गए थे वह अभिलेख या तो शासक के रहे होंगे या रहते थे या तो उनके अधिकारी के रहते थे। यानी एक विशेष वर्ग
के लोगों ने अभिलेखों को जारी किया, तो यहाँ पर हमें परेशानी आती है कि सामान्य लोगों का के समाज के बारे में हम कैसे जान पाएंगे, उसके बारे में हम कैसे जान पाएंगे जो श्रमिक हैं, जो भूमिहीन मजदूर हैं, जो बिल्कुल कि अमीर नहीं हैं, ठीक है, आम प्रजा हैं, उनके समाज के चित्रण की झलक कैसे मिलेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक ग्रंथ किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। प्रत्येक ग्रंथ किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था, ठीक है। इसका मतलब है कि रामायण और महाभारत जो भी लिखे गए हैं, ये एक समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा गया था। अभिलेख शासकों के परिचय के लिए जारी किया जाता था, शासकों के नीतियों के लिए जारी किया जाता था, शासकों के गुणगान के लिए जारी किया जाता था। अगर अधिकारी ने जारी किया है तो अधिकारी अपने गुणगान के लिए अभिलेख को जारी करते थे। कभी कभी वे शासकों के प्रति क्या सोचते हैं इसके बारे में, इसका भी वह उल्लेख करते थे। अब यह याद रखना जरूरी है कि ये ग्रंथ किसने लिखे और क्या लिखा गया और किनके लिए इनकी रचना हुई। यानी इस काल में जो साहित्यिक परंपरा आया और जिन ग्रंथों की रचना हुई, जिसकी चर्चा हम महाभारत और रामायण के रूप में कर रहे हैं। माना जाता है कि रामायण में 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं, ठीक है। और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों, समाज में जितने भी प्रकार के श्रेणी हैं, 4 वर्ण में जितने भी श्रेणी हैं, फिर उनके उप श्रेणी जितने हैं, ठीक है, वह जो जन्म से बंधा हुआ है और जो कर्म से बंधा हुआ है, जो जन्म से बंधा हुआ है और वंश से बंधा हुआ है, उन सब का उल्लेख और परिस्थितियों का लेखा जोखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। यानी इसकी शुरुआत लगभग 500 ईसा पूर्व से हुई, तो 1000 साल तक चलता रहा इसका रचना। तो यहाँ पर यह भी हैरानी होगी कि 1000 साल तक जो रचनाएं चलती रही, ठीक है, वह क्या मौखिक रहा होगा, बाद में लिखित हुआ होगा। जब अभिलेख जारी हो रहे हैं तब तो वह लिखित रूप में दिया गया, और इसके पहले कहा जाता है कि मौखिक रूप में यह परंपरा चलाती आ रही थी। लेकिन हम कैसे बिलीव करेंगे? जब यह लिखित किया गया, जब लिपिबद्ध किया गया, हम उस काल से इसकी गणना करेंगे और करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जो मौखिक रहा, मौखिक में कुछ भी कर सकते हैं आप, और कुछ भी लिख सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं इस बात को करने के लिए। इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी, और महाभारत की कथा बाद के कालों में, यानी 500 ईसा पूर्व में जो रचा गया और इसके बाद के कालों में भी जो रचा गया, ठीक है, दोनों के बीच में एक विश्वसनीय आंकड़ा जुटा पाना मुश्किल होगा। फिर भी आगे की तरफ हम देखते हैं कि महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। इसका मतलब है कि इस ग्रंथ के कुछ भाग भिन्न भिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड को तय करते हैं, यदा कदा, किंतु हमेशा नहीं। इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई दे पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है, जरा आप इसके बारे में सोचिए। अगला सवाल है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, जो आपका पॉइंट भी है और सवाल भी है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि महाभारत की रचना 1000 साल तक चलती रही, ठीक है। लेकिन अब सवाल आता है कि कैसे हम इसके बारे में जान पाएंगे। जिस वक्त इतिहासकारों ने इसका संकलन करना शुरू किया, ठीक है, सन 1919 ईस्वी में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुकथांकर के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत हुई, और एक महत्वाकांक्षी परियोजना की। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, समालोचनात्मक कहने का मतलब है कि उसमें से
जो चीज़ें ठीक हो उसे इतिहास निर्माण में स्रोत के रूप में रखा जाए, और जो चीज़ें ठीक नहीं हैं उसको यूं ही संकलन करके छोड़ दिया जाए। यानी ऐसा नहीं है कि वो प्योर इतिहास का स्वरूप है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इससे जुड़े जुड़े क्या कार्य थे, ठीक है, तो उसको भी देखना था। यह एक संस्कृत के पांडुलिपि के रूप में देश के विभिन्न भागों से एकत्रित किया गया, और परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अर्थात उत्तर भारत में जो पांडुलिपि पाए गए संस्कृत के, दक्षिण भारत में जो पांडुलिपि संस्कृत के पाए गए, और पश्चिम में पाए गए, इसी तरह का फिर पूरब में पाया गया। इन सबों का संकलन किया गया, और संकलन करके इनको एक पुस्तक के रूप में दिया गया, और लगभग 13,000 पृष्ठों में इस ग्रंथ को प्रकाशित किया गया। ठीक है, आपको यह बात समझ में नहीं आएगी कि पांडुलिपि क्या है। पांडुलिपि दरअसल भोजपत्र पर या तांबे के पतले पत्तल पर, ठीक है, लिखा गया, जो लिपिबद्ध किया गया। जैसे आज हम लोग पेन से लिखते हैं कागज़ पे, उस वक्त भोजपत्र पर लिखते थे लोग। भोजपत्र एक ताड़ का पत्र के जैसा ही हुआ करता था, और उस पर लिखते थे। तांबे को ठोक ठोक कर पतला चपटा बना करके, और उस पर जो लिखने की परंपरा रही उसको हम ताम्रपत्र कहते हैं। तो पांडुलिपि थोड़ा दुर्लभ हो जाता है, चूँकि कई पांडुलिपियाँ नष्ट होने के कगार पर होते हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आती है। उनको उनकी लिपि से जोड़ना, उनकी भाषा से जोड़ना थोड़ा दुर्लभ काम है। चूँकि उस वक्त संस्कृत से ये सारी पांडुलिपियों की रचना हुई है, तो और भी थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, आप देखिए, इतिहासकारों ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में पहली बार इन्हीं मुद्दों का अनुसरण करते हुए, किसका, चूँकि ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए संस्कृत ग्रंथ, तो निश्चित रूप से पांडुलिपियों का मिलान भी उन्हीं के द्वारा भी किया गया। ठीक है, लेकिन चूँकि पाली और प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से भी अन्य परंपराओं का अध्ययन किया गया, और इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्शमूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे। यानी उस दौर में संस्कृत जो भाषा थी वह आधिकारिक लैंग्वेज थी। ठीक है, और सारे कामकाज इन्हीं भाषाओं से किया जाता था, संस्कृत भाषा से ही किया जाता था। हम देखते हैं कि यदा कदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं, तब हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। अगला है बंधुता एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता, परिवारों के बारे में जानकारी। तो आपको बता दूं, हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, परंतु यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आज भी हमारे समाज में कुछ जगहों पर पितृसत्तात्मक परिवार का चलन है, तो कुछ जगहों पर मातृसत्तात्मक परिवार का चलन है। पितृसत्तात्मक कहने का तात्पर्य है कि एक पिता से पुत्र और पुत्र से अगेन पुत्र, यानी पिता का प्रपौत्र, यह वंश चलने का एक तरीका है। ठीक है, यानी जिस घर में मुखिया पुरुष हो वह पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। ठीक है, और जिस घर में मुखिया लेडीज हो और उनकी परंपरा एक लेडीज ही रहती हो, वह मातृसत्तात्मक कहलाता है। दूसरे हैं पारिवारिक रिश्ते। नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाज में भाई बहन जैसे चचेरे मौसेरे से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज में नहीं, जो हमारे वैवाहिक बंधन का है। कुछ समाज में रिश्ते अपने ही रिश्ते में शादी नहीं करते हैं, तो कुछ समाज ऐसा भी प्रचलित था जो अपने ही रिश्ते में शादी करते थे। परिवार और बंधुता के लिए शब्द प्रयुक्त शब्द
आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। प्रतिवंशिक व्यवस्था के आदर्श जो महाभारत में जिक्र किया गया है, चूँकि महाभारत में दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। एक तरफ कौरव हैं और दूसरी तरफ पांडव हैं। दरअसल यह युद्ध भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है और दोनों ही दल एक ही वंश से संबंधित था, वह था कुरु वंश, और जिनका एक जनपद प्रशासन था। इसका मतलब है कुरु जनपद होगा। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हो गया और विजयी कौन हुए? तो पांडव विजयी हुए। इसके बाद प्रतिवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया, यानी पिता ही मालिक हैं, पुरुष ही मालिक हैं, इसकी घोषणा किया गया। ठीक है, जैसा कि आप देखिए यहाँ दिया गया है, प्रतिवंशिकता का अर्थ यह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र और प्रपौत्र आदि से चलता चला आ रहा हो, और जहाँ वंश की परंपरा माँ से जुड़ी होती है उसे हम मारतीय वंशिकता कहते हैं। अधिकतर राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रतिवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। क्या कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी कभी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां भी, जैसे प्रभावती गुप्त काल में प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये दोनों हार्ड एंड फैक्ट्स लागू था, लेकिन फिर भी 99% लागू था। विपरीत परिस्थितियों में ही आप गोद लेने की परंपरा थी, या भाई या अन्य तरह के रिश्ते को राजपाट पर बैठाने की परंपरा थी। यह बहुत ही कम मिलता है। ये भी आपको मिलेगा। प्रतिवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथों के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। आज बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और अगले दिन हम देखेंगे इसके बाद का टॉपिक।